हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10 का जो हिंदी हमारे पास विषय है। ठीक है, हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024 में 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे पूरे किताब से जो बार बार पूछता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बार बार जो है पूछता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, वही हमने सभी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं 2024 बोर्ड के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पहला क्या कह रहा है हमारे लिए कि शुक्ल योत्तर युग यानी कि छायावदोत्तर युग की कालावधि मानी जाती है या कितने अवधि तक जो है यह माना जाता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1900 से 1922 ईस्वी तक, और ऑप्शन बी में है कि 1900 से 1919 से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन सी में दे रखा है 1938 से 1947 ईस्वी तक, और ऑप्शन डी में दे रखा है हमारे पास क्या 1947 से ईस्वी से अब तक। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1919 से 1938 तक, यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में। अब देखिए चलते हम आगे, अगला प्रश्न हमारे पास क्या करें कि प्रश्न संख्या 2, भाषा योग वासिष्ठ की रचयिता हैं। भाषा योग वासिष्ठ की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में दे रखा है हमारे पास राम प्रसाद निरंजनी, और ऑप्शन बी में दे रखा है क्या सदासुख मुंशीलाल, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, नियाज, और देखिए सी में दे रखा है क्या सदल मिश्र, और डी में इंसा अल्लाह खां। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। अब देखिए हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। ठीक है, कह रहा है कि काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसने की? तो सभा की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी में जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन सी में श्याम सुंदर दास, और ऑप्शन डी में दे रखा है संपूर्णानंद। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4, डायरी विधा का प्रारंभ युग है डायरी विधा का प्रारंभ युग कब है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी में दे रखा है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावाद युग, और ऑप्शन डी में दे रखा है छायावादोत्तर युग। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी छायावाद युग। ठीक है, छायावाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न हम 5 को देखेंगे कि हिंदी के रिपोर्टज, ठीक है, विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है महादेवी वर्मा को, और ऑप्शन बी में दे रखा है राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है, और ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र यानी कि इन्हीं को कहते हैं प्रभाकर, और ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय को। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र यानी कि प्रभाकर जी को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि कामयानी की रचना विधा क्या है? कामयानी की रचना विधा क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए में है खंड काव्य, ऑप्शन बी नाटिका, और ऑप्शन सी उपन्यास, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या महाकाव्य। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी महाकाव्य। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे आप, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है हमारे पास नीरजा, ऑप्शन ए में नीरजा, ऑप्शन बी में दे रखा है जय संधि, और ऑप्शन सी में दे रखा है स्मृति की रेखाएं, और ऑप्शन डी में दे रखा है बिखरे फूल। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं, यही क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि 8वां, आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में देखा है रामवृक्ष बेनीपुरी, और ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, और ऑप्शन डी में देखा है राहुल सांकृत्यायन। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, जो आवारा मसीहा के क्या है रचयिता हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9, चिंतामणि
रचना के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन ए में रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी में दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी में दे रखा है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या हमारे पास महादेवी वर्मा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे क्या प्रश्न संख्या 10वां, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है निबंध, ऑप्शन बी में आलोचना, ऑप्शन सी में यात्रा वृत्त, और ऑप्शन डी में संस्मरण। ठीक है, संस्मरण। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यात्रा वृत्त। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि चित्रलेखा रचना के रचनाकार, चित्रलेखा रचना के रचनाकार कौन है, वही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन बी में दे रखा है भगवती चरण वर्मा, और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी में दे रखा है मोहन राकेश। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भगवती चरण वर्मा हमारे पास राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 12वां हमारे पास प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो ऑप्शन ए में देखिए सबरपा। ठीक है, सबरपा, और ऑप्शन बी में दे रखा है क्या सरहप्पा, सरहप्पा, सरहप्पा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और ऑप्शन सी में दे रखा है लुइपा, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या कि कन्हप्पा। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरहप्पा जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अब देखिए 13 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कि हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा किस वर्ग के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है नाथ साहित्य, और ऑप्शन बी में दे रखा है जैन साहित्य, और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या रासो साहित्य, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या सिद्ध साहित्य। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य वर्ग के जो है कवि हैं। इसी तरीके से हम प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। 14 को अब देखिए इनमें से हिंदी का प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम या प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हमारे पास है ऑप्शन ए में श्री रामचरितमानस, और ऑप्शन बी में पद्मावत, और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या पृथ्वीराज रासो, और ऑप्शन डी में हमारे पास क्या है प्रिय प्रवास। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर? पृथ्वीराज रासो। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 15। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 कि कौन सी रचना वीर गाथा काल है, यानी वीर गाथात्मक है। ठीक है, वीर गाथात्मक है। तो हमारे पास ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, और बी में दे रखा है विद्यापति, और सी में दे रखा है क्या सुखरों की पहेलियाँ, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या कि साहित्य लहरी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए देखेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे कि कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो ऑप्शन ए खुमाड़ रासो, ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा खुमाड़ रासो, और ऑप्शन बी में दे रखा देखिए क्या दिया है विशलदेव रासो, और ऑप्शन सी में दे रखा है पृथ्वीराज रासो, और ऑप्शन डी में दे रखा है परमाल रासो। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो, यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं हम आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 17 को। देखिए 17 में क्या कह रहा है कि किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? तो किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन ए अब्दुर रहमान, और ऑप्शन बी में दे रखा है नरपति नाल्ह। ठीक है, और ऑप्शन सी में दे रखा है अमीर खुसरो, और ऑप्शन डी में दे रखा है धनपाल को। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है आदिकाल, और ऑप्शन बी में दे रखा है भक्ति काल, और ऑप्शन सी में दे रखा है रीतिकाल, और ऑप्शन डी में दे रखा है आधुनिक काल। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल माना जाता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है
किसमें की है, तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन ए में है ब्रज भाषा, और ऑप्शन बी भोजपुरी में, ऑप्शन सी जो है अवधी भाषा में या अवधी में, या ऑप्शन डी में दे रखा है खड़ी बोली में। यानी कि हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में जो है, अवधी भाषा में उसकी रचना की है। यहाँ तक है आप लोग समझ में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 20 कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। कुछ कह रहा है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है सन 1959 और सन 1950 ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी में सन 1956 और ऑप्शन डी में सन 1940। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सन 1959 ईस्वी को जो है तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 21, ठीक है। 21, निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए में है जायसी, और ऑप्शन बी में है मंझन, और ऑप्शन सी में दे रखा है चंद्रबरदाई, और ऑप्शन डी में दे रखा है कुतुबन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 22 कि कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन ए में दे रखा है रामचरितमानस, और ऑप्शन बी में दे रखा है बिहारी सतसई, और ऑप्शन सी में दीपशिखा, और ऑप्शन डी में रश्मि रथी। ठीक है, रश्मि रथी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिहारी सतसई, यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे अगले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखेंगे हम प्रश्न संख्या 23 कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के, ठीक है, किस युग से संबंधित हैं। तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है शुक्ल युग, ऑप्शन बी में दे रखा है द्विवेदी युग, और ऑप्शन सी में दे रखा है छायावादी युग, और ऑप्शन डी में दे रखा है छायावादोत्तर युग। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द्विवेदी युग से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है। कौन सा जो ग्रंथ है द्विवेदी युग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है कामयानी, ऑप्शन बी में दे रखा है पल्लव, और ऑप्शन सी में दे रखा है साकेत, और ऑप्शन डी में दे रखा है यमा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी साकेत जो है द्विवेदी युग से संबंधित है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 25, ठीक है, कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में दे रखा है क्या, भूषण, और ऑप्शन बी में दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ऑप्शन सी में दे रखा है मतीराम, और ऑप्शन डी में दे रखा है गंग कवि। तो हमारे पास राइट आंसर देखिए 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का यानी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 देखेंगे कि हिंदी जागरण की अद्भुत अग्रदूत थे। हिंदी जागरण के अग्रदूत थे। तो ऑप्शन ए में दे रखा है क्या, जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन बी में दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत, और ऑप्शन सी में दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ऑप्शन डी है हमारे पास मुंशी प्रेमचंद्र। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे पास राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है, यानी छायावादी युग से नहीं है या छायावादी नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए में दे रखा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी में दे रखे हैं जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, और ऑप्शन डी में दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 28, छायावाद युग का समय कब से कब तक है। छायावाद युग का समय कब से कब तक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 1900 से 1938 से 1943 ईस्वी तक, 1886 से 1900 ईस्वी तक, और 1919 से 1938 ईस्वी तक, और 1900 से 1922 ईस्वी तक। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। यहाँ तक आप लोग समझ में। यही चलते हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है कि प्रगतिवादी कवि नहीं है।
प्रगतिवादी कवि नहीं हैं तो ऑप्शन ए में दे रखा है शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक, या रामविलास वर्मा, और ऑप्शन सी नागार्जुन, और ऑप्शन डी में दे रखा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर, भवानी प्रसाद मिश्र। और यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है कि झरना काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे हमारे पास राइट आंसर। अब देखिए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, तो हमारे पास राइट ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। अब देखिए 32 हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि हिमालय प्रवास किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए में है संस्मरण विधा, ऑप्शन बी है निबंध विधा, और ऑप्शन सी है आत्मकथा विधा, और ऑप्शन डी है आलोचना विधा, ठीक है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्मरण विधा, या बहुत सी बुकों में दे रखा है क्या, यात्रा वृंत, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यात्रा वृंत या संस्मरण विधा दोनों आप लोग मान सकते हैं। बहुत सी बुक में यात्रा वृंत दे रखा है और बहुत में संस्मरण विधा दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अगला देखेंगे क्या कि ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी आलोचना, और ऑप्शन सी यात्रा वृंत, और ऑप्शन डी में दे रखा है नाटक। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए निबंध। ऑप्शन ए निबंध राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, और ऑप्शन सी जो है महादेवी वर्मा की, और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र की, ठीक है। यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 35 क्या कह रहा है कि पृथ्वीपुत्र के रचनाकार हैं। पृथ्वीपुत्र के रचनाकार है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, और ऑप्शन बी है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, और ऑप्शन सी में है मोहन राकेश, और ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हमारे पास राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे 36 प्रश्न क्या कह रहा है कि रस मीमांसा किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी नाटक, और ऑप्शन डी हमारे पास निबंध। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलोचना। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आलोचना। अब देखेंगे ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए एकांकी, और ऑप्शन बी में दे रखा है नाटक, और ऑप्शन सी में दे रखा है आलोचना, और ऑप्शन डी में दे रखा है निबंध। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नाटक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा नाटक, यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी की नाटक विधा की रचना, ठीक है। अब देखिए अगला देखेंगे हमारे पास 38 कि अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में दे रखा है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन सी में दे रखा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी में दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। अब देखिए 39 देखेंगे कि गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए में है निबंध, और ऑप्शन बी नाटक, और ऑप्शन सी एकांकी, और ऑप्शन डी जो है आलोचना, ठीक मेरे प्यारे बच्चों आलोचना। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए निबंध, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए निबंध। अब देखिए प्रश्न संख्या 40 कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है वही पूछ रहे हैं हमसे। ऑप्शन ए में दे रखा है निराला, और ऑप्शन बी में दे रखा है अज्ञेय, और ऑप्शन सी में जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्हीं को रत्नाकर या जगन्नाथ दास कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में रत्नाकर। अब देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है मैथिली शरण गुप्त। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अज्ञेय जी को, अज्ञेय, ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। यहाँ तक है आप लोग समझ में। अब चलिए चलते हैं आगे अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। देखिए 41 क्या कह रहा है कि प्रयोगवादी युग कब से कब तक माना जाता है। प्रयोगवादी युग कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है सन 1985 से 1900 ईस्वी तक, और सन 1943 से 1953 ईस्वी तक,
और ऑप्शन सी में दे रखा है सन 1971 से अब तक, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या कि सन 1953 से 1960 तक। तो हमारे पास राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर 1943 से 1953 तक। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना पर मिला था, तो किस रचना पर मिला था? तो ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी युगांत, ठीक है, युगांत पर, और ऑप्शन सी कला और बूढ़ा चांद पर, और ऑप्शन डी में देख चिदम्बरा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी चिदम्बरा पर जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखेंगे हम 43 प्रश्न क्या कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। सभी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ऑप्शन ए में है मिलन, और ऑप्शन बी में दे रखा है वीणा, और ऑप्शन सी में दे रखा है युगांतर, और ऑप्शन डी में दे रखा है युगधारा। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा मिलन। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है क्या, मिलन। अब देखिए देखेंगे प्रश्न संख्या 44, दोहावली रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन सी में दे रखा है गोस्वामी तुलसीदास, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या महादेवी वर्मा। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा क्या कि गोस्वामी तुलसीदास दोहावली के रचनाकार हैं। 45 देखेंगे अब कि प्रेम वाटिका रचना के रचनाकार हैं, ठीक है, प्रेम वाटिका रचना के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन बी में दे रखा है रस खान, और ऑप्शन सी में दे रखा है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या भवानी प्रसाद मिश्र। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रस खान जी हैं। अब देखिए फसलें और फूल रचना के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए में है भवानी प्रसाद मिश्र, और ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, और ऑप्शन सी में देखिए दे रखा है क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी में दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारे पास ऑप्शन एक हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर भवानी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अब देखिए चलते हैं आगे अगला प्रश्न देखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न हमारे पास 47 देखिए कि गंगा लहरी रचना के रचनाकार हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है पद्माकर, ऑप्शन बी में दे रखा है गणपति, ऑप्शन सी में दे रखा है रहीम, ऑप्शन डी में दे रखा है कबीर दास। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पद्माकर जी हैं गंगा लहरी के रचनाकार। अब देखिए अभिशाप रचना के रचयिता हैं, अभिशाप रचना के रचयिता हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अभिशाप रचना के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है गणपति, ऑप्शन बी में है कबीर दास, ऑप्शन सी में है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी में है जयशंकर प्रसाद। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। अब देखिए देखेंगे प्रश्न संख्या 49, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 49 देखेंगे कि पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है निबंध, ऑप्शन बी में दे रखा है नाटक, और ऑप्शन सी में दे रखा है आलोचना, ऑप्शन डी में दे रखा है एकांकी। तो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर एकांकी। खून की छींटे किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए है नाटक, और ऑप्शन बी में दे रखा है क्या निबंध, ऑप्शन सी में दे रखा है एकांकी, और यहाँ पर ऑप्शन डी दे रखा है यात्रा वृत्त। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है देखिए पूरे बुक के क्या थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे बुक के हिंदी के, जो 2024 बोर्ड में जो है जरूर पूछेगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।